अभी आपका जो टॉपिक चल रहा था अध्याय नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण। अध्याय 2 के अंदर हमने क्या स्टार्ट किया था कि जो RHV टेकर था उसने वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली दी थी और 5 जगत कौन कौन से बताए थे उसने। सबसे पहले बताया था मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और मोनेरा के अंदर उन्होंने बोला था कि सारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो मोनेरा के अंदर रहती है, यानी जिनके अंदर जो केंद्रक होता है वो अल्प विकसित प्रकार का पाया जाता है। ठीक है। दूसरा था जो प्रोटिस्टा से लेकर एनिमेलिया तक सारी यूकैरियोटिक कोशिकाओं को उनके अंदर रखा गया था और प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया था ऐसे यूकैरियोटिक जिनके शरीर है वो एक कोशिका से बना होता है। और उसके अलावा जो कवक, प्लांटी, एनिमेलिया उनके अंदर है वो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक को रखा गया था। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था और सबसे पहला हमने स्टार्ट कर लिया था मोनेरा यानी बैक्टीरिया के बारे में हमने थोड़ा सा कुछ पढ़ा था, उसकी संरचना के बारे में पढ़ा था। कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो कोमा आकार के होते हैं, कुछ गोलाकार होते हैं, कुछ स्पाइरल होते हैं, कुछ छड़ाकार होते हैं। अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया की आकार को हमने देखा था। अब हम देखते हैं कि जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको दो अलग अलग भागों में बांटा गया। एक होता है यू बैक्टीरिया और एक होता है आद्य बैक्टीरिया। तो देखिए इसको हम देखते हैं। सबसे जो पहले वो है आद्य बैक्टीरिया। और जो दूसरे प्रकार के हैं वो है यू बैक्टीरिया। आद्य बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है। अब इनमें से सबसे पहले हम देखते हैं आद्य बैक्टीरिया क्या होता है। कि वो बैक्टीरिया जो मुख्यतः इन दोनों की अगर कंपैरिजन करें तो जो यू बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा विकसित होते हैं, आद्य बैक्टीरिया कम विकसित होते हैं। तो हम आद्य बैक्टीरिया के बारे में कुछ नॉर्मल पॉइंट देखते हैं। आद्य बैक्टीरिया क्या होते हैं? कम विकसित प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो काफी प्रतिकूल स्थानों पर पाए जाते हैं, यानी गर्म झरना होगा उसमें भी पाए जाएंगे, ठंडे प्रदेशों में भी पाए जाएंगे। तो उसके अलावा और कई रोग भी उत्पन्न करते हैं। तो आद्य बैक्टीरिया के पॉइंट देखिए, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अर्थात चाहे ज्यादा गर्म स्थान हो, ज्यादा ठंडा स्थान हो, ये सभी स्थानों पर है वो उपस्थित रहते हैं। तो इस पॉइंट को नोट कीजिए। तो हमने ये पॉइंट नोट किया कि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उपस्थित रहते हैं। तो देखिए प्रतिकूल परिस्थितियों में पाया जाने का कारण क्या है कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, इसलिए जो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, ये नष्ट नहीं हो पाते हैं। तो इनकी कोशिका भित्ति है वो बहुत मजबूत होती है, जो इनको दूसरे बैक्टीरिया से अलग करती है। कोशिका भित्ति दृढ़ होती है, दृढ़ और मजबूत। और यही कारण है कि ये बैक्टीरिया है वो विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत वातावरण के अंदर भी है वो उपस्थित रहते हैं। इनका एक उदाहरण है मेथेनोजन बैक्टीरिया।
और ये बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? ये बैक्टीरिया पाया जाता है जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं, जैसे गाय भैंस, उनका जो आमाशय होता है उसको रूमिनेट बोलते हैं, उनके अंदर ये मेथेनोजन बैक्टीरिया पाया जाता है और कंटिन्यू है वो मेथेन गैस का निर्माण करता है। तो देखिए इसमें पॉइंट, मेथेनोजन बैक्टीरिया पशुओं की रूमिनेट बोलते हैं आमाशय को, पशुओं के रूमिनेट में उपस्थित रहते हैं तथा मीथेन गैस का निर्माण करते हैं। मेथेन गैस का निर्माण करते हैं। आया समझ में पॉइंट? यानी ये जो बैक्टीरिया है आपके आद्य बैक्टीरिया, ये विपरीत से विपरीत पर्यावरण के अंदर भी जीवित रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत ज्यादा प्रबल मजबूत होती है, दृढ़ और मजबूत होती है। क्या? कोशिका भित्ति, जिसके कारण ये है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और इसका एक उदाहरण दिया हुआ है, मेथेनोजन बैक्टीरिया होता है वो पशुओं के रूमिनेट, हमारे जो आमाशय होता है वही भाग जो पशुओं के अंदर होता है, तो पशुओं के आमाशय को क्या बोला जाता है? रूमिनेट बोला जाता है। और उस रूमिनेट के अंदर ये आद्य बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है मेथेनोजन, वह उपस्थित रहता है और उस पाचन होता रहता है, उससे कौन सी गैस का निर्माण करता है? मेथेन गैस का निर्माण करता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिए। फिर हम दूसरा प्रकार बैक्टीरिया का पढ़ते हैं, यू बैक्टीरिया। तो आद्य बैक्टीरिया के बाद हम दूसरा प्रकार देखते हैं, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया या इन्हें बोला जाता है वास्तविक बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया या वास्तविक बैक्टीरिया। अब देखिए ये जो बैक्टीरिया होता है इसकी पहचान कैसे होगी? एक तो इनके अंदर कोशिका भित्ति मजबूत होगी और उसके अलावा इनके अंदर एक फ्लैजिला पाया जाता है जो गति करवाने में सहायक होता है। तो इनकी पहचान बिंदु क्या है? कठोर कोशिका भित्ति तथा एक फ्लैजिला की उपस्थिति, एक फ्लैजिला की उपस्थिति। तो कठोर कोशिका भित्ति और एक फ्लैजिला की उपस्थिति के कारण हम पता लगा सकते हैं ये कौन सा बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया, जिसे वास्तविक बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इसका एक मोस्ट एग्जाम्पल उदाहरण है, मोस्ट है वो एग्जाम्पल वो कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया है। आपने नाम सुना होगा नील हरित शैवाल, या उसको बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। वो शैवाल इतना विकसित होता है कि उसके अंदर उच्च पादपों के समान है वो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए वर्णक पाए जाते हैं, जिससे वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसलिए वो बैक्टीरिया होते हुए उनको है वो पादपों की भांति गिना जाता है। तो उदाहरण है साइनोबैक्टीरिया।
ये क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। बैक्टीरिया होते हुए भी उच्च पादपों के समान क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे और भोजन का निर्माण करेंगे। दूसरे एक उदाहरण है एनाबीना और नोस्टॉक। एनाबीना और नोस्टॉक, ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित रहते हैं और जो वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस होती है उसको पौधों के अंदर विभिन्न यौगिकों में बदल देते हैं, तो उसको बोला जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करने वाले बैक्टीरिया कौन कौन से, एनाबीना और नोस्टॉक। तो लिख लीजिए इसका पॉइंट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। आया समझ में। तो यू बैक्टीरिया और वास्तविक बैक्टीरिया के कुछ पॉइंट हमने देखे इंपॉर्टेंट। इनकी पहचान कैसे करेंगे, एक तो इनके अंदर कठोर कोशिका भित्ति होगी और दूसरा इनके अंदर एक फ्लैजिला है वो उपस्थित रहता है जो इनमें गति करवाने के लिए सहायक होगा। फिर इनके उदाहरण कौन कौन से, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, जिसे नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है, BGA। ये है बैक्टीरिया लेकिन उच्च पौधों के समान इनके अंदर वर्णक पाए जाते हैं और जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं और अपना भोजन है वो स्वयं बनाते हैं। फिर दूसरे दो प्रकार के बैक्टीरिया एनाबीना और नोस्टॉक, ये क्या करेंगे, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है उसको नाइट्रेट के रूप में बदल देंगे या अमोनिया के रूप में बदल देंगे। तो इस प्रकार नाइट्रोजन का ये क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। यानी नाइट्रोजन जो वायुमंडल में गैस होती है उसको पौधा सीधे नाइट्रोजन के रूप में नहीं ले सकता, वो या तो नाइट्रेट के रूप में लेगा या किसी दूसरे कंपाउंड्स के रूप में लेगा। तो उस नाइट्रोजन गैस को दूसरे यौगिकों में, घटकों में जो बदलने का काम है वो इन बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है और इस प्रक्रिया को बोला जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया कौन से, एनाबीना और नोस्टॉक। और प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया कौन से, साइनोबैक्टीरिया, या इसको बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, या इन्हें बोला जाता है नील हरित शैवाल। तो नोट कीजिए। फिर यू बैक्टीरिया के कुछ और पॉइंट देखते हैं हम। तो यहाँ तक हमने यू बैक्टीरिया को देखा, उससे पहले हमने आद्य बैक्टीरिया को देखा। देखिए अब बैक्टीरिया के कुछ और पॉइंट, जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए कुछ फायदे के भी होते हैं, कुछ नुकसानदायक भी होते हैं। फायदे के ये होते हैं, एक तो ये हो गया नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य। एक नील हरित शैवाल वह बैक्टीरिया है जो उच्च पादपों के समान प्रकाश संश्लेषण करता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल ए वर्णक पाया जाता है और उसके कारण वो क्या करता है, नाइट्रोजन भोजन का निर्माण करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और अपने भोजन का निर्माण स्वयं करने वाला क्या कहलाता है, स्वपोषी कहलाता है। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो दाल उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं, उनको बोलते हैं लेग्यूम। तो लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और एक फेमस बैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा, राइजोबियम, जो मटर कुल के पौधे में या दाल कुल के पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। उसके अलावा बैक्टीरिया हमारे अंदर रोग भी बहुत सारे करते हैं। जैसे आपको पता है मनुष्य के अंदर जो प्लेग रोग होता है, डिप्थीरिया होता है, टीबी होता है, काली खांसी, टिटनस, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, हैजा, ये सब बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। तो रोग उत्पन्न करेंगे तो ये नुकसानदायक भी होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया के कुछ और पॉइंट देखिए। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया कौन सा है, प्रकाश संश्लेषण करके स्वयं भोजन बनाने वाला
प्रकाश संश्लेषण करके स्वयं भोजन बनाने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है? आपके नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया। क्यों करता है प्रकाश संश्लेषण? क्योंकि इसके अंदर वर्णक पाया जाता है क्लोरोफिल ए। अपना भोजन स्वयं बनाएगा, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? स्वपोषी। तो वो बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाता है स्वपोषी कहलाता है। और इसका उदाहरण कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल। और ये क्यों बना पाता है? इसके अंदर कौन सा वर्णक होता है? तो इसके अंदर वर्णक पाया जाता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए की उपस्थिति के कारण है वो नील हरित शैवाल अपना भोजन स्वयं बना पाता है। और इसी गुण के कारण इसे क्या बोला जाता है? स्वपोषी बोला जाता है। नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो रोग भी उत्पन्न करते हैं। कुछ बैक्टीरिया द्वारा रोग भी उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, लेग्यूम पादपों की जड़ों में, लेग्यूम का मतलब है दाल उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे मटर, सोयाबीन, अरहर, जो मूंग, मोठ, इनके अंदर। तो लेग्यूम पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? राइजोबियम। राइजोबियम, इस पॉइंट को नोट कीजिए। तो ये हमने बैक्टीरिया के पॉइंट देखे, कुछ और पॉइंट देखिए। माइकोप्लाज्मा देखिए, जो आपने नाम सुना होगा, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, और वो एक प्रकार का बैक्टीरिया होती है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका भित्ति होती है ना, उसमें माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है। तो ध्यान रखना वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसमें कोशिका भित्ति है वो नहीं पाई जाती है माइकोप्लाज्मा के अंदर। ये सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण होता है। तो देखिए माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। और माइकोप्लाज्मा ऐसा बैक्टीरिया है जो कई पादपों और जंतुओं के अंदर है वो रोग उत्पन्न कर देता है। माइकोप्लाज्मा
सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे माइकोप्लाज्मा। देखिए ऐसा जीव है, ऐसा बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन के बिना भी है वो जीवित रह सकता है। तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है वो जनन कैसे करता है। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, जनन करने के लिए कोशिका विभाजित होगी उसके अंदर, और एक कोशिका से दूसरी कोशिका अलग होगी, उसके अंदर डीएनए का स्थानांतरण होगा और उनके अंदर विभाजन की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी। तो इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट हम डायग्राम से देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बैक्टीरिया के अंदर जनन। बैक्टीरिया मुख्य रूप से कोशिका विभाजन के द्वारा जनन करते हैं। कभी कभी एक बैक्टीरिया से देखिए मुख्य रूप से जो बैक्टीरिया होते हैं वो कोशिका विभाजन के द्वारा जनन करेंगे, यानी एक कोशिका होगी उसके अंदर विभाजन होगा, दो कोशिका बनेगी तो उसी को जनन का माध्यम माना जाता है। लेकिन कभी कभी बैक्टीरिया लैंगिक जनन भी करते हैं, और लैंगिक जनन में क्या होगा, एक कोशिका है वो टूटकर दो भागों में बंट गई और दोनों में डीएनए का स्थानांतरण हो गया, तो उसको क्या बोला जाता है, लैंगिक जनन। तो नेक्स्ट वर्ड लिखना, कभी कभी बैक्टीरिया लैंगिक जनन भी करते हैं, जिसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का स्थानांतरण होता है। तो मुख्यतया इनके अंदर जनन की विधि क्या है, कोशिका विभाजन के द्वारा ये क्या करते हैं, जनन करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनके अंदर लैंगिक जनन भी होता है, और लैंगिक जनन के अंदर क्या होगा, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का क्या हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा। तो इसको नोट कीजिए, फिर मैं डायग्राम बनाती हूं।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं बैक्टीरिया के अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार दिखाई देता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लैंगिक जनन में क्या होगा, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डीएनए का स्थानांतरण हो जाता है। इस एक बैक्टीरिया के अंदर डीएनए था जो द्विगुणित करके दूसरे में भी डाल दिया, और अब ये बैक्टीरिया दोनों यहाँ से अलग हो जाएंगे तो दो अलग अलग बैक्टीरिया बन जाएंगे, और ये विधि क्या कहलाती है, लैंगिक जनन। बैक्टीरिया में लैंगिक जनन। ठीक है, तो इस डायग्राम को नोट कीजिए, और इसके साथ ही हमारे मोनेरा जगत वाला है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटिस्टा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटिस्टा जगत। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने RH टेकर का वर्गीकरण देखा था, जिसमें सबसे पहला वर्गीकरण में भाग था मोनेरा, और उसके अंदर सारी प्रोकैरियोटिक कोशिका को रख दिया था। फिर जो 4 जगत स्टार्ट हुए थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, तो आपको याद हो तो इनके चारों के अंदर यूकैरियोटिक कोशिकाओं को रखा था, और प्रोटिस्टा के अंदर कौन सी यूकैरियोटिक कोशिका को रखा था, ऐसे यूकैरियोटिक जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है, उनको क्या बोला जाता है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक बोला जाता है। और उनको किस जगत के अंदर रखा गया, प्रोटिस्टा जगत के अंदर रखा गया। तो देखिए इस जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को
रखा गया। अब देखिए ये जो प्रोटिस्टा जगत है ना, इसकी सीमा अभी निर्धारित नहीं हुई रियल में, क्योंकि कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जिनको प्रोटिस्टा में रख दिया। क्यों रख दिया? अब देखिए एक जीव होता है, जंतु होता है अमीबा, एक होता है पैरामीशियम, है वो एनिमेलिया का, यानी वो जंतु है, लेकिन क्या होता है कि उनका शरीर है वो सिर्फ एक कोशिका से बना होता है। तो वो भले ही जंतु हो, लेकिन उनको किसके अंदर डाल दिया? प्रोटिस्टा जगत के अंदर डाल दिया। इसलिए बोला जाता है कि जो प्रोटिस्टा जगत है इसकी सीमा पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं हुई है, क्योंकि इसके अंदर कुछ पौधे के प्राणी भी आ जाते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, कुछ जंतु जगत के भी प्राणी है वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो देखिए इस जगत की सीमा पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं है, क्योंकि कुछ पौधों और जंतुओं की प्रजातियों को भी इसमें शामिल किया गया है, जो एक कोशिकीय है। जैसे अमीबा और पैरामीशियम। ये दोनों एनिमेलिया जगत के प्राणी है, फिर भी इनको किसके अंदर रख दिया? प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि है तो ये एनिमेलिया के, जंतु जगत के, लेकिन इनका शरीर में सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है, इसलिए इनको किस में रख दिया? प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। इनको बोला जाता है एक कोशिकीय जंतु, एक कोशिकीय जंतु। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक कोशिकीय जंतु का उदाहरण बताइए। तो एक कोशिकीय जंतु का उदाहरण क्या है? अमीबा और पैरामीशियम। तो इसलिए बोला गया है कि जो प्रोटिस्टा जगत के अंदर भले ही एक कोशिकीय यूकेरियोटिक को रखा गया है, लेकिन फिर भी इसकी सीमा है वो पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं है। कुछ ऐसे पौधे भी है जिनका शरीर अगर एक कोशिका से बना हुआ है, तो वो भले ही प्लांटी जगत के हो, लेकिन उनको प्रोटिस्टा में रख दिया है। वो जंतु जो भले ही एनिमेलिया जगत के हो, लेकिन यदि उनका शरीर एक कोशिका से बना हुआ है, तो उसको किस में डाल दिया? प्रोटिस्टा के अंदर। इसलिए नहीं बताया गया कि फिक्स रूप से इसकी सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ एनिमेलिया वाले भी इसमें आ गए, प्लांटी वाले भी है वो इसमें आ गए, जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, वो सब किसके अंदर डाल दिए गए? प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिए गए। तो इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रोटिस्टा में। तो इन पॉइंटों को आपने नोट कर लिया। अब हम देखते हैं प्रोटिस्टा जगत के उदाहरण कौन कौन से, कितने भागों में इसको बांटा गया है। तो स्टूडेंट्स देखिए, प्रोटिस्टा जगत को 4 भागों में बांटा गया है: क्राइसोफाइट, यूग्लिनोइट, डाइनोफ्लेजिनेड और अवपंक कवक। तो देखिए नेक्स्ट,
तो प्रोटिस्टा जगत को टोटल 4 भागों में बांट दिया गया, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड और अवपंक कवक। तो इन चारों को नोट कर लीजिए आप। तो आपने इसको नोट कर लिया। जो प्रोटिस्टा जगत के ये चारों भाग है, क्राइसोफाइट आपके फर्स्ट, सेकंड डाइनोफ्लेजिलेट, थर्ड है यूग्लिनोइड और फोर्थ है अवपंक कवक। इनके 4 प्रकार है ये। इन प्रकारों को विस्तार से पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ तक ही थी स्टूडेंट्स आपकी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।